नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 7। कौन सी यूनिट पढ़ रहे थे? यूनिट नंबर 7। और यूनिट नंबर 7 की आज अपने क्लास नंबर 2 है। ठीक है, अब पहली क्लास हमने अपलोड कर दी, ये दूसरी क्लास है। तो आप ये क्लासें यदि जो हमने कितनी क्लासें अपलोड की है ये जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, ढेर सारा कंटेंट डाला हुआ है सेकेंड ग्रेड से रिलेटेड। 70 से 80% कोर्स हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आप इस कोर्स को जाके और हमारी प्लेलिस्टों में देख सकते हो। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, समाज के वह बालक, अब इसमें हम प्रतिभाशाली बालक पढ़ेंगे। सबसे पहले समाज के वह बालक जो अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के आधार पर अन्य बालकों से क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। अब देखिए, स्किनर एवं हैरीमैन ने प्रतिभाशाली बालकों को लेकर क्या कहा है। इन्होंने कहा प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के नाम के आगे किया जाता है जो अन्य से क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। ये किसने कहा? स्किनर एवं हैरीमैन ने कहा कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के आगे नाम के आगे किया जाता है जो अन्य से श्रेष्ठ है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? क्रो एंड क्रो ने बताया वे बालक प्रतिभाशाली होते हैं जो 130 या इससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले एवं सहज शैक्षणिक कलात्मक गतिविधियों में किसी भी व्यवहार में श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है। टर्मन एवं वोडन ने कहा कि प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो शारीरिक संगठन, सामाजिक व्यवहार, मानसिक पक्ष, विद्यालय गतिविधियों, खेलकूद एवं अन्य रुचियों की बहुलता में सामान्य से श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। तो अब इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के आपको ये जो कोटेशन है, ये कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, स्किनर और हैरीमैन ने तो परसेंटेज के आधार पर टॉप 1% को वरीयता दी। क्रो एंड क्रो ने 130 IQ बताया और टर्मन एवं वोडन ने सभी चीज़ों को शामिल कर लिया, मानसिक पक्ष, सामाजिक व्यवहार, विद्यालय गतिविधियां, शारीरिक संगठन, खेल कूद, रुचियों की बहुलता। तो ऐसे आपको वर्ड कनेक्ट रखते हुए इनको याद रखना है। अब देखो, प्रतिभाशाली बालकों के लक्षण क्या होते हैं, आप उनको कैसे पहचान सकते हो। तो देखो, ये बुद्धि लब्धि इनकी 140 या इससे अधिक होती है। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। तो टर्मन ने 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वालों को प्रतिभाशाली माना है, जबकि क्रो एंड क्रो ने 130 से अधिक बुद्धि लब्धि होती है, उन्हीं को क्या मान लिया है, आपके प्रतिभाशाली माना है। ठीक है। आगे देखो, इनमें अभूतपूर्व समायोजन क्षमता होती है, अर्थात इनमें एडजस्टमेंट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये परिस्थितियों के हिसाब से, आसपास के वातावरण के हिसाब से बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। इनमें अभिसारी चिंतन पाया जाता है, जो ध्यान केंद्रण एवं जो भी ध्यान है उसे वैसा का वैसा ग्रहण करने में मदद करने वाला चिंतन। अर्थात इनमें अभिसारी चिंतन पाया जाता है, अर्थात ये आप अपने माइंड को बहुत ही अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर लेते हैं और जो भी है, जैसा भी लिखा हुआ है, जैसा वो पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसको हूबहू अपने दिमाग में प्रिंट कर लेते हैं। समझ गए? ये शारीरिक संरचना में आकर्षक भी होते हैं, मिलनसार नेचर होता है, सकारात्मक सोच रहती है इनकी और कठिन कार्यों में ये रुचि लेते हैं। सहयोगी भाव होता है, हेल्पफुल नेचर के होते हैं, खेलकूद में इनकी रुचि होती है, समय पर कार्य करने वाले होते हैं, सहृदय होते हैं, मतलब दयालु हृदय के होते हैं और विद्यालय कार्यों में इनकी विशेष रुचि रहती है। तो सब कुछ पॉजिटिव अच्छा ये आपको देखने को मिलेगा प्रतिभाशाली बालकों में। प्रतिभाशाली बालकों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, मतलब आप जहाँ पढ़ा रहे हो वहाँ पर कुछ प्रतिभाशाली बालक हैं तो उनकी प्रतिभा का ह्रास ना हो, प्रतिभा का आगे से आगे विकास हो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो, एक तो इनकी कक्षा की उन्नति सामान्य प्रकार से हो। ऐसा नहीं है कि आपको फील हुआ कि ये बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही प्रतिभाशाली है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि ये 4th में तो इसको 6th में जंप करवा दो। जंप नहीं करवानी है क्लास। यदि आपने क्लास को जंप करवा दिया तो वो अनावश्यक रूप से कुंठित हो जाएगा। समझ में आई बात? वो अनावश्यक लोड लेगा हर चीज़ का, तो ऐसे उसकी प्रतिभा में बाधा उत्पन्न होगी। आई बात समझ में? उसके कौशल, मानसिक विकास में। इसलिए कक्षा की उन्नति सामान्य प्रकार से हो। इन बालकों को विस्तृत पाठ्यक्रम दो, सामान्य बालकों की अपेक्षा बड़ा। जैसे आप 9th 10th पढ़ा रहे हो, बाकी सबको मैथ वगैरह, तो इनको RD शर्मा दो, मतलब अदर रेफरेंस बुक भी इनको पढ़ने को बोलो। इनको बोलो कि ये प्रयोग है तो जाके यूट्यूब पे देखना आज। ठीक है, मतलब इनको सामान्य बालकों की अपेक्षा विस्तृत पाठ्यक्रम दिया जाए। सहज शैक्षणिक एवं सृजनशीलता के विकास वाले कार्यक्रमों में संलग्नता, ऐसे कार्यों में, मतलब जो क्रिएटिव काम होते हैं वो इन बच्चों को दो। ठीक है। पढ़ाई के अलावा भी जो विद्यालय में अन्य गतिविधियां होती हैं तो उनमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समय तक इनको एनरोल रखो और इनको सामान्य बालकों के साथ बैठा कर ही पढ़ाना चाहिए। यह नहीं है कि इनको आप पूरी स्पेशल फीलिंग देने लगे कि तुम तो बड़े होशियार हो, तुम्हें अलग पढ़ाएंगे, इन 4 बच्चों को पूरा अलग पढ़ाया जाएगा। ऐसे करने से इनमें अहम भाव भी विकसित होता है, बाकी बच्चों में हीन भावना भी आती है। तो इसका ध्यान रखना है, इनको सामान्य बालकों के साथ ही बैठा कर पढ़ाना है।
अब देखिए गेट्स एवं अन्य ने प्रतिभाशाली बालकों को लेकर क्या कहा। इन्होंने कहा वे बालक प्रतिभाशाली होते हैं जिनका कार्य करने का तरीका सबसे अलग होता है और श्रेष्ठ होता है। तो ये कहा था गेट्स एवं अन्य ने। गेट्स बेस्ट, ऐसे याद रखना। तो गेट्स मतलब तरह तरह के गेट्स होते हैं, उनमें सबसे अच्छा गेट्स चुनते हैं, मतलब सबसे अलग तरीका चुनते हैं और उसमें ये बेस्ट रहते हैं, ऐसे याद रखना। अब देखो ये एक सेंटेंस है, लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण साइकोमोटर डोमेन से अधिक संबंधित है। ये आप अभी छोड़ देना, ये बाद में आपको बता देंगे कि कब कैसे याद रखना है। अब देखो पिछड़े बालक, पिछड़े बालक किसे कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक देख ली, अब पढ़ेंगे हम पिछड़े बालक। तो वह बालक पिछड़े बालक होते हैं जो सामान्य या अपनी आयु स्तर के बालकों की तुलना में विशेष प्रकार की कमजोरी दर्शाते हैं तथा सभी बालक जो कर पाते हैं उन कार्यों को करने से ये दूर भागते हैं। अर्थात जैसे एक 12 साल का बच्चा है, अब वैसा का वैसा एक 12 साल का अन्य बच्चा लिया जो कि एक 10 साल के बच्चे के कार्य को करने में भी कठिनाई महसूस कर रहा है। इसका मतलब ये 12 साल का बच्चा क्या है, पिछड़ा बच्चा है। आगे बात समझ में। और जो सामान्य बालक जिस कार्य को कर लेते हैं उस कार्य को करने में ये बालक क्या करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। अब इनका ऐसा ये पिछड़ापन क्यों हुआ, वो बालक क्यों पिछड़े, तो पिछड़ेपन का कारण क्या है। तो देखो कोई ना कोई बीमारी इसकी वजह हो सकती है। हो सकता है वो लंबे समय तक बीमार रहे जिसकी वजह से उनको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला कि उनका परिपूर्ण तरीके से आपके विकास हो, तो बीमारी इसका कारण हो सकती है। संगत का भी असर हो सकता है। यदि बच्चा कुसंगति में चला जाए और गलत संगत वाले व्यक्तियों के साथ रहे तो उसका आचरण व्यवहार वैसा ही हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी प्रतिभा का ह्रास हो जाता है और वो पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ जाता है। देखिए मंद बुद्धि अलग है, पिछड़े अलग है। मंद बुद्धि है उसका तो आईक्यू लेवल ही डम है, इस कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जबकि पिछड़े बालक वह होते हैं, हो सकता है कि वो किसी समय प्रतिभाशाली रहे हों, फिर वो धीरे धीरे सामान्य होते होते फिर पिछड़े की श्रेणी में आ गए। मतलब पिछड़ा मतलब दिमाग अच्छा है लेकिन अन्य कारणों की वजह से वो पिछड़ गया है, समझ गए। शिक्षक का व्यवहार, कोई शिक्षक ही ऐसा आ जाए कि वो हरदम इसके पीछे लगा ही रहे, ठीक है, उसको हीन भावना महसूस कराए, हीन भाव पैदा करे उसके अंदर, तो वो भी उसके पिछड़ेपन का कारण हो सकती है। जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि नहीं है वो सब्जेक्ट उसको जबरदस्ती पढ़वाया जाए और जिस कार्य में रुचि नहीं है उस कार्य के लिए उसे बाध्य किया जाए तो भी वो पिछड़ सकता है। शिक्षक यदि अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग ना करे और उसे हरदम ऐसे सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेटेड फील करवाता रहे तो भी बच्चा पिछड़ सकता है। कोई दुर्घटना हो जाए, जैसे वो हैंडीकैप वगैरह हो जाए, तो भी बच्चा दिमागी तौर पर एक बार बहुत ही मतलब कमतर खुद को महसूस करेगा और धीरे धीरे वो पिछड़ सकता है। ठीक है, आगे देखो। अब सिलबर्ट था और रोनल था, इन्होंने क्या परिभाषा दी। इन्होंने बताया, सिलबर्ट ने कहा पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु स्तर से छोटी कक्षा के कार्यों को नहीं कर पाते हैं जो अन्य बालकों के लिए सामान्य होती है। मतलब कोई बच्चा 7वीं में है और यदि वो 5वीं की प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं कर पा रहा है तो वो सिलबर्ट के अनुसार क्या है, पिछड़ा बालक है। और रोनल के अनुसार वे बालक पिछड़े बालक होते हैं जो अपनी आयु स्तर के कार्यों, विद्यालयी गतिविधियों एवं अन्य बहुलताओं में उल्लेखनीय कमजोरी प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये रोनल की परिभाषा है, तो ये सिलबर्ट की और ये रोनल की। ठीक है। अब पिछड़ापन भी 2 प्रकार का होता है, सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। ठीक है, जब एक बालक सभी क्षेत्रों एवं विषयों से संबंधित कमजोरी प्रदर्शित करता है तब तो होता है वो सामान्य पिछड़ापन। विशिष्ट पिछड़ापन का मतलब है विशिष्ट क्षेत्र में पिछड़ापन। जब एक बालक किसी एक पक्ष में कमजोर होता है या पिछड़ जाता है, जैसे किसी एक विषय में कमजोर एवं बाकी में ठीक या सामान्य होना, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विशिष्ट पिछड़ापन। ये है सामान्य पिछड़ापन। आगे बात समझ। और जैसे कि एक बालक सभी विषयों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है लेकिन मैथ में, गणित में वो उसका प्रदर्शन कमजोर है, इसका मतलब वो क्या है, विशिष्ट पिछड़ापन की श्रेणी में आएगा। आगे बात समझ में, तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब इस पिछड़ेपन के बालकों के लक्षण क्या क्या हैं, आप पहचान कैसे करोगे। तो देखो पहचान ऐसे करोगे कि ये सामान्य विषय वस्तु को पढ़ने से भी क्या सीखने से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हिंदी पढ़नी है तो भी भाग रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत इजी सब्जेक्ट लाके दो, सामान्य विषय वस्तु है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सभी बच्चे सामान्य महसूस कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो भी ये पढ़ने से दूर दूर भागेंगे, पढ़ाई से जी चुराएंगे। पलायनवादी होंगे, ये अक्सर कक्षाओं से पलायन कर जाएंगे, भाग जाएंगे स्कूल से, अन्य बालकों से दूरियां बना लेंगे, अकेले अकेले रहेंगे इधर उधर ऐसे, बिना किसी कारण ये डरे हुए रहेंगे, सहमे से महसूस होंगे, आपको गुमसुम दिखाई देंगे। संबंधित दिए गए कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाते, होमवर्क इनका आपको हर टाइम अधूरा मिलेगा। अब देखो बुद्धि लब्धि 80 से 90 मानी जाती है। देखो अब आपने बोला कि सर आपने तो कहा था प्रतिभाशाली भी पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ मंद बुद्धि है तो इसकी वजह से भी तो वो पिछड़े हो सकते हैं, इसलिए इनका बुद्धि लब्धि की एक श्रेणी बनाई है और वो 80 से 89 मानी है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है। सृजनशीलता तथा अमूर्त चिंतन का अभाव होगा, ये अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएंगे और इनमें क्रिएटिविटी ना के बराबर होगी। ठीक है,
इनकी सोच संकुचित होती है, निर्णय क्षमता बहुत कम होती है, कुसमायोजित इनका व्यवहार होता है, मतलब ये एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, हरदम ऐसे मतलब फ्रस्ट्रेट टाइप आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। मंद अधिगमकर्ता अर्थात जो धीमे सीखने वाले, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, क्या कहलाते हैं? तो वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक कहलाते हैं। अब आगे बढ़ो। एक ये आया कि हस्तशिल्प की कक्षा या शिक्षा पिछड़े व मंद बुद्धि बालक दोनों के लिए होती है। बिल्कुल, यदि आपसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हस्तशिल्प की शिक्षा किसके लिए होती है, तो वो होती है पिछड़े और मंद बुद्धि बालकों के लिए। हस्तशिल्प की शिक्षा से मतलब होता है किसी को हाथ का हुनर दे देना, जिससे वो अपना गुजारा कर सके, कमा कर खा सके। समझ में आई बात? तो ये मंद बुद्धि और पिछड़े बालकों के लिए होती है। अगला है पिछड़े बालकों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। पिछड़े बालक है, कोई क्लास में आपको ऐसा बालक महसूस हो जिसमें ऐसे गुण दिखाई दें, तो आपको क्या करना चाहिए? तो उन्हें पाठ्यक्रम को छोटा बनाकर पढ़ाया जाए। मतलब पाठ्यक्रम कितना ही विस्तृत हो, उनको छोटा सा पाठ्यक्रम दो आप पढ़ने के लिए, कि देख भाई बाकी सब इतना पढ़ के आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तू बस इतना सा बढ़िया तैयार करके आ जा। कम भले ही पढ़, लेकिन अच्छा पढ़। ठीक है, इन बच्चों के लिए आप स्पेशल कक्षाओं का आयोजन भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्लास भी लगा सकते हो इनके लेवल को डेवलप करने के लिए। और इन पिछड़े बालकों के लिए स्पेशल शिक्षक, व्यवहार कुशल शिक्षक होना चाहिए। मतलब अब आप इनके साथ बहुत ही फ्रेंडली रहो, क्योंकि ये पहले से ही डरे सहमे हुए महसूस कर रहे हैं। आपको इनके साथ ऐसे रहना चाहिए, इनका दुखड़ा सुनना चाहिए आपको, और फिर इनके व्यवहार को समझने का प्रयास करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था, इनका आप टेस्ट लो और देखो कि कहाँ कहाँ कमजोरी रह गई है, और इनके लिए उपचारात्मक शिक्षण एक्स्ट्रा क्लासें लगाओ और इनके लेवल को क्या करो, आप अप करो। इनको हस्तशिल्प शिक्षा की व्यवस्था भी करो। ठीक है, इनके सामान्य व्यवहार का निरीक्षण करो और इनके संगत का ध्यान रखो। इनका एक तो नेचर पर आपको ध्यान रखना है कि ये कैसा नेचर प्रदर्शित कर रहे हैं, किस वजह से ये कुंठित हैं, वजह जानने का प्रयास करो। इनकी संगति क्या है, किन इनके साथ किसकी उठ बैठ है, इस चीज का भी आप विशेष ध्यान दो। ठीक है, तो ये चीज थी। अब इसके आगे आते हैं मंद बुद्धि बालक। तो मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं? जिनकी भगवान ने कुदरत की देन से उनका IQ लेवल ही क्या है, लो है। ठीक है, तो वे बालक जो एक बार बता देने के बाद भी अपने कार्यों को वैसा नहीं कर पाता है, मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। समाज में ऐसे बालकों की संख्या टर्मन के अनुसार 16% होती है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की संख्या समाज में कितने प्रतिशत होती है? 16%। मंद बुद्धि बालकों की पहचान सबसे पहले इंग्लैंड में 1913 ईस्वी में की गई, तथा इनके विकास हेतु इंग्लैंड के विद्वानों द्वारा MDA मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट बनाया गया। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है कि मंद बुद्धि बालकों की पहचान सबसे पहले कब की गई? 1913 में। कहां की गई? इंग्लैंड में की गई। ठीक है, इंग्लैंड के विद्वानों द्वारा की गई। और इनके लिए कौन सा एक्ट बनाया गया? मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट, MDA। तो ये चीज ध्यान रखना, MDA इंग्लैंड के विद्वानों द्वारा 1913 में बनाया गया। किसके लिए? मंद बुद्धि बालकों के लिए। तो ये विशेष है, ये 3 तरीके से क्वेश्चन डेवलप होता है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्रिएट होता है, सॉरी डेवलप क्या होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब मंद बुद्धि बालकों को लेकर किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषा दी है? क्रो एंड क्रो ने कहा, वे बालक मंद बुद्धि होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है तथा बता देने पर भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम। टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो 80 से 89। इंग्लैंड ने सर्वप्रथम MDA बनाकर दुनिया को मंद बुद्धि बालकों के बारे में चेताया। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, मंद बुद्धि बालकों को मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मंद बुद्धि बालकों को किस नाम से जाना जाता है? मंगोलिज्म के नाम पर। 1916 ईस्वी में टर्मन ने बुद्धि लब्धि के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत किए तथा एक सारणी दी जिसमें 16% मंद बुद्धि बालक होना बताया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अमेरिका ने मंद बुद्धि बालकों को ध्यान में रखते हुए AAMD अर्थात अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी की स्थापना की। तो मंद बुद्धि बालकों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने कौन सी जो कमेटी वगैरह थी, मतलब अमेरिका के क्या प्रयास थे, तो अमेरिका ने AAMD का गठन किया। ये भी ध्यान रखना, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है, मैंने कई बार देखा था, ये अलग से आपको ध्यान रखना कि फेडिंग नामक विधि का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो मंद बुद्धि बालकों के व्यवहार में सुधार हेतु फेडिंग नामक विधि का प्रयोग करते हैं। अब आप मंद बुद्धि बालकों को पहचानोगे कैसे, उनके लक्षण क्या है? तो इनकी एक तो बुद्धि लब्धि 80 से 89 होती है टर्मन के अनुसार, और क्रो एंड क्रो के अनुसार 70 से
कम होती है। ठीक है, अब आपको एग्जाम में पूछे कि मंदबुद्धि बालकों का IQ होता है, ऑप्शन ए दे रखा है 80 से 89, तो आपको 80 से 89 करना है, और यदि 80 से 89 नहीं दे रखा है तो फिर आपको 70 से वाला करना है। ओके, इनका सिर सामान्य से थोड़ा बड़ा होता है और समझ इनकी कम होती है। निराशावादी होते हैं, छोटी छोटी बात पर निराश हो जाते हैं और रूढ़िबद्ध होते हैं, अर्थात परंपरा मतलब परिवर्तन का विरोध करते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ये सामाजिक प्रकृति के होते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं बहुत ज्यादा, और बताने के बाद भी कार्य नहीं कर पाते हैं। कार्यों के प्रति इनमें उदासीनता रहती है, मतलब कार्यों को लेकर मतलब तटस्थ व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, ना तो उसके विरोध करेंगे ना ही उसका समर्थन करेंगे, और किसी से मित्रता नहीं करते हैं, मित्रता बहुत कम रहती है इनमें, फ्रेंडली नेचर नहीं रहता इनका, ये ध्यान रखना। मंदबुद्धि बालकों के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं, तो देखो इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, इसलिए हस्तशिल्प के कार्यों का अभ्यास कराकर इनमें आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप इनको हस्तशिल्प के कार्य दोगे तो ये हाथ के कार्य करने में मतलब धीरे धीरे अभ्यास से हाथ का कार्य करना सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग का कार्य करने में इनको जोर आता है। जोर क्या आता है? भगवान ने दिया नहीं इनको। ठीक है, तो अब इनको क्या करो, हस्तशिल्प के कार्य का अभ्यास कराओ, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे इनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इनको दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था, ताकि ये मतलब खुद का छोटा मोटा काम है वो तो खुद करे, खुद का कार्य खुद कर सके। इन्हें विमंदित विद्यालयों की स्थापना भी, इनके लिए अलग से विद्यालय भी स्थापित किए जा सकते हैं, और इनको स्पेशल जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण क्या है, मूल कारण क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता का, तो वंशानुक्रम है, ध्यान रखना। मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है, तो उनको व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई जाती है उसे बाहरी भिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता किस किस कारण हो सकती है, तो बुद्धि के आधार पर हो सकती है, शरीर के आधार पर हो सकती है, और पर्सन टू पर्सन जो उनके व्यवहार की वजह से हो सकती है। विशिष्ट बालक कौन कहलाते हैं, तो सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाले जो भी बालक होते हैं वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन कैसा होता है, तो श्रेष्ठ समायोजन होता है प्रतिभाशाली बालकों का। सामान्य प्रतिभाशाली और विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक में किस आधार पर अंतर किया जा सकता है, तो उनकी विशिष्ट योग्यता के आधार पर सामान्य प्रतिभाशाली और विशिष्ट प्रतिभाशाली बालकों में क्या किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है। स्कूल से भागने वाले बालकों के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है, केस स्टडी विधि, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है, तो लिंग में विभिन्नता है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। विशेष शिक्षा किससे संबंधित होती है, तो कम योग्य छात्रों के लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं तो वो विशेष शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे, तो उन्हें समृद्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे। ये भी मोस्ट रिपीटेटिव जो क्वेश्चन है, CTET का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और इसी के साथ अपनी क्लास होती है कंप्लीट। ये PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल में का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये PDF प्राप्त कर सकते हो। क्लास का नियमित रूप से नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे कर दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि वीडियो किस प्रकार का लगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।